हाय एवरीवन, वेलकम टू बजट की बात सीएक्सओ के साथ। आज के स्पेशल एपिसोड में हम बात करने वाले हैं पर्सनल टैक्स के बारे में और उससे जुड़ी प्री बजट एक्सपेक्टेशंस के बारे में। इसके लिए हमें ज्वाइन करने वाले हैं मिस्टर नितिन बैजल, डायरेक्टर डिलॉयट हैस्किंस एंड सेल्स एलएलपी। हाय मिस्टर नितिन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन बजट की बात सीएक्सओ के साथ। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि पर्सनल टैक्स एक ऐसी चीज होती है जो सबको डायरेक्टली अफेक्ट करती है, तो ऐसे में पर्सनल टैक्स को लेकर क्या क्या उम्मीदें हैं इस बार के बजट से? ओके, थैंक यू सो मच। उम्मीदें अगर आप कह रही हैं, सी लास्ट चेंज दैट वी सॉ in the personal tax rates was somewhere in 2017-18, and then the new simplified tax regime came into picture in 2020. After that, there is on and even before that, there has not been much that has happened on the personal tax front in terms of the tax rates and in terms of the slabs and other things. Of course, the new regime has come. But the bigger question is that what is good in terms of the new regime or the old regime is certainly a question mark. अगर आप देखते हैं ओल्ड रेजिम को और न्यू रेजिम विच इज ऑल्सो कॉल्ड द सिंप्लीफाइड टैक्स रेजिम, वो कहीं ना कहीं इट हैज गॉट लॉस्ट because what we've seen is that mostly either the foreign nationals or the millennial kids or the new generation is looking at the simplified tax regime. उसका कारण है because वो कहते हैं कि हमारे को टैक्स रेट्स और इन चीज़ों में फंसना नहीं, एक सिंप्लीफाइड रेजिम में जाना है। डिडक्शंस, HRA बेनिफिट्स, एवरीथिंग दे नॉट इवन कंसर्न। तो जो हम चेंजेस देख रहे हैं, मेनली लार्जर पॉपुलेशन जो है वो अभी भी ओल्ड रेजिम पे जाना चाहती है, बिकॉज आपके जो पुराने बेनिफिट्स हैं जैसे HRA का बेनिफिट, ATC का बेनिफिट हो गया। ATCs is of course something that's available to most of the public. ATD is medical insurance. ATTTA which is interest. So मोस्टली इन लोगों को ये अवेलेबल है एंड ये डिडक्शंस सारे क्लेम करते हैं, इसीलिए पीपल स्टिल प्रेफर गोइंग इनटू दी ओल्ड रेजिम। सो इफ यू सी बिटवीन न्यू रेजिम एंड ओल्ड रेजिम, 15 लाख तक अगर आप कुछ अर्न कर रहे हैं तो, और अगर आपकी डिडक्शंस 2.5 लाख तक हैं, एग्जेम्पशंस को ओवरऑल मिला के 2.5 लाख है, तो आपके लिए ओल्ड रेजिम न्यू रेजिम में कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अगर आप 15 लाख से ऊपर जाते हैं और अगर 2.5 लाख से ऊपर आपके बेनिफिट्स हैं, तो देन इट बेटर टू गो इनटू द ओल्ड रेजिम। सो मेरा सजेशन तो ये रहेगा गवर्नमेंट को कि इसको इतने टाइम से कुछ स्पेसिफिकली चेंज नहीं करा है इन द रेट्स अदर देन द सिंप्लीफाइड रेजिम कमिंग इनटू द पिक्चर। ओल्ड रेजिम में अगर 10 से 20 लाख का जो 10 लाख का जो स्लैब है उसको 20 लाख तक ले जाना चाहिए एंड टैक्स अकॉर्डिंगली, सो दैट बेनिफिट विल बी अवेलेबल। In the new simplified regime, what can happen is they could probably tinker a little with the 10 to 20 lakh slab. उसको आप 20% कर दीजिए और 20 लाख से ऊपर 25% कर दीजिए। I think if overall this is done, then people will at least start understanding what new benefit has come from a new tax regime and they can probably go for it. So this is what my recommendation would be. अब सिंस आपने बीच में डिडक्शंस का भी मेंशन किया था, तो मेरा जो अगला सवाल है वो डिडक्शन से रिलेटेड ही है। तो अगर हम सेक्शन एटीसी की बात करें तो उसमें तो काफ़ी टाइम से जो लिमिट है वो एक्सटेंड ही नहीं हुई है, उसमें कुछ चेंजेस नहीं आए हैं। तो ऐसे में इसको लेकर क्या एक्सपेक्टेशंस रहेंगी, कितना इसे बढ़ाया जाना चाहिए, क्या करना चाहिए इसके लिए? So ATC, and in the previous budgets also I have also made that statement that ATC is something that has not been played around with at all for the past 8 years, actually 8 to 9 years. 2014 या 15 में लास्ट चेंज हुआ था, उसके बाद 1.5 लाख की लिमिट है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। एंड एज आई से, जो आम आदमी है वो यूलिप में इन्वेस्ट कर रहा है, वो लाइफ इंश्योरेंस में इन्वेस्ट कर रहा है, वो पेंशन में इन्वेस्ट कर रहा है, वो दे आर गोइंग इनटू सो मेनी इंस्ट्रूमेंट्स, और आपके हाउसिंग डिडक्शंस मिलती है प्रिंसिपल अमाउंट की। सो ओवरऑल ATC is a very, very important section, and they should certainly, the policy makers should certainly look at upping the number from 1,50,000 to at least 2 lakh. One point that I wanted to make, especially on ATC, is that while we have
these deductions in the nature of, as I said, that it can be increased from 1,50,000 to 2,50,000. ट्यूशन फीस अगर आप देखते हैं बच्चों की जो होती है ट्यूशन फीस, वो भी एटीसी का ही पार्ट है और उसी में आप कंबाइन करके उसका बेनिफिट दिया जाता है। एटीसी में उसको नहीं कंबाइन करना चाहिए, बिकॉज वाइल वी हैव सीन pre-COVID or post-COVID era, the fees has substantially increased, and this is actually hitting the pockets of the common man. तो एटीसी में अगर हम बेनिफिट ट्यूशन फीस का देते हैं उसको सेपरेट करना चाहिए और उसका एक न्यू सेक्शन क्रिएट होना चाहिए। And third thing that I also wanted to see that if something additionally could also be introduced in terms of infrastructure goals, and which is directly impacting the infrastructure. So I think that should also be looked at. But yes, ATC 1.5 से 2.5 तो करना जरूरी है, ऑलमोस्ट 8-9 सालों में। बिल्कुल, बहुत समय हो चुका है, अब लोग बहुत वेट भी कर रहे हैं। आई थिंक इस बार बजट में हमने बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस कॉमन लोगों से भी लिए, तो मोस्टली लोगों का यही कहना था कि अब इसको बढ़ा देना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा, राइट, ऑलमोस्ट डेकेड हो जाएगा इसको। राइट, तो आई थिंक इसमें ज़रूर नीड है। एक और चीज़ जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी अगले सवाल में, वो ये है कि इंडिया में अगर हम इन्वेस्टर्स की बात करें, इन्वेस्टर्स के नंबर की बात करें, तो पिछले 2-3 साल में पोस्ट कोविड भी एक मेजर जंप देखने को मिला है इन टर्म्स ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स। तो ऐसे में राइट। कैपिटल गेन्स को लेकर क्या-क्या इसमें चेंजेस होने चाहिए, क्या-क्या एक्सपेक्टेशंस अभी चल रही है, उसके बारे में भी मैं जानना चाहूँगी। कैपिटल गेन्स इज अ, टू माय माइंड, इज अ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स एरिया, बिकॉज जिस तरह से हमने इनकम टैक्स एक्ट में कैपिटल गेन्स की इतने सारे सेक्शन डाले हुए हैं, पर्टिकुलरली आपको एक बड़ा सिंपल पॉइंट बताऊंगा। अगर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट को देखना चाहते हैं, तो अगर आप सिक्योरिटीज को देख रहे हैं तो 12 महीने का पीरियड दिया हुआ है। अगर आप प्रॉपर्टी को देख रहे हैं उसको 24 महीने का पीरियड दिया हुआ है, और अदर एसेट्स को आपको 36 महीने का पीरियड दिया हुआ है। So for each category of asset, there is certainly different thought process which is there under the law. While I make this statement, we also need to bear in mind that there is certainly a dire need for some bit of rationalization to happen in terms of long-term capital. इक्विटी में हम डिफरेंट चार्ज कर रहे हैं रेट, डेट में डिफरेंट चार्ज कर रहे हैं रेट, एसटीटी पेड है उसके अंदर डिफरेंट रेट है, अगर अनलिस्टेड सिक्योरिटीज है तो उसमें डिफरेंट रेट है। आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आप 15% पे कर सकते हैं, स्लैब रेट पे कर सकते हैं। So the policy makers or the government has to somewhere look at least rationalizing all of this and maybe make it simple and straightforward. Because इतने ज़्यादा sections और इतना हर asset के लिए different करा हुआ है, that becomes extremely complex for the common man. So they should do a bit of rationalization in and around this area. I'm just going back to the point that you made, investors. And yes, we've seen pre-COVID era and post-COVID era, the number of investors has certainly shot up and they have increased a lot. And जो नए इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए अगर कैपिटल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 साल ही रख रहे हैं, तो they really want themselves to be invested for a longer period. So I think 1 to 3 years तो करने चाहिए. This benefit should certainly be given to them. And yes, if that is done, it will have a big impact on the stock market. And all the new people who are coming into the arena now, they will continue to be invested for a longer period. This of course gives a big impetus to the stock market. Yes, because I think a lot of people get scared of capital gains के जो टैक्स स्ट्रक्चर है उसको देख के वो कंफ्यूजन में रहते हैं, क्योंकि स्पेसिफिकली अगर वो नए इन्वेस्टर्स हैं उन्हें इतनी क्लैरिटी नहीं होती, तो अगर इसमें Right, थोड़ा right. सिंप्लीफिकेशन होगा तो आई थिंक बिकॉज इक्विटी का डिफरेंट है, अनलिस्टेड का डिफरेंट है, पीरियड्स डिफरेंट है, ओवरऑल रेट्स are different, and particularly in unlisted securities, can be either at about 20% or at 20% after you've done indexation. So there is complexity overall. या सो अब मेरा जो अगला सवाल है वो है पेंशनर्स को लेके, क्योंकि सैलरीड एम्प्लॉयज़ जो हैं वो तो मेजरली टैक्स कट की ही एक्सपेक्टेशन लेकर चल रहे होते हैं, लेकिन रिटायरमेंट प्लानिंग की अगर हम बात करें तो जो पेंशनर्स हैं उनके लिए क्या-क्या रिलैक्सेशन होनी चाहिए? देखिए मैम, पेंशनर्स के लिए तो अगर देखा जाए लास्ट ईयर बजट में चेंजेस तो हुए हैं, टैक्स रिटर्न फॉर्म में चेंजेस करे थे। उन्होंने कहा था 75 ईयर्स के ऊपर जो लोग हैं और अगर सिर्फ वो इंटरेस्ट इनकम कमा रहे हैं और पेंशन इनकम कमा रहे हैं,
तो उनको रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं, दे हैव टू मेक सम डिक्लेरेशंस टू देयर बैंक, एंड वंस दैट्स डन देन द रिटर्न फाइलिंग इज टेकन केयर ऑफ. बट योर पॉइंट इज मोर इन टर्म्स ऑफ पेंशनर्स के लिए क्या बेनिफिट लाए. The only benefit that of course can be done for the the senior citizen, the super senior citizen is maybe increasingly slab rates. Old regime में 3 से 5 लाख करा जा सकता था, और न्यू रेजिम में 5 से 7.5 लाख करा जा सकता है. अगर ये करा जाए तो यस, the overall population of pensioners is not going to be very heavy, and it will also not pinch the pocket of the government. तो ये बेनिफिट अगर उनके लिए लाया जाएगा तो यस, इट इज अ बिग ब्रीदर फॉर देम, और they will feel satisfied with this being done by the government. बिल्कुल। और अब हम एंड ऑफ द सेगमेंट में पहुंच गए हैं, तो मेरा एक लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि जो इन्फ्लेशन रेट है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है, आरबीआई ने भी पिछले 1-1.5 साल में इंटरेस्ट रेट को हाइक किया है, तो ऐसे में जो होम बायर्स हैं उनको किस लेवल की रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ, अगर हम बात करें रिडक्शन लिमिट की या इंटरेस्ट रेट की, तो उसमें क्या क्या मिलना चाहिए? मैम देखिए, पिछले 1 साल के अंदर ही अगर आप रेपो रेट देखेंगे वो 4 से 6.25% चला गया है. So that's a big jump in 1 year. That has yes impacted the and if the intention of the government is to provide benefit more to the people who are invested in the real estate, and real estate has taken a lot of beating. So real estate को अगर हमारे को आगे बढ़ाना है तो 24B में एक बेनिफिट होता था जो अभी भी है, लेकिन वो 2 लाख तक लिमिटेड है. आई थिंक उसको थोड़ा सा हमारे को रियायत उसमें मिलनी चाहिए. 2 लाख तो बहुत कम सम है. एंड देन अंडर and of course that is all interest on housing loan which is there, उसका आपको 2 लाख तक का अमाउंट मिलता है अंडर 24. The other interesting thing is that पहले जो 2 लाख का जो एक इन्होंने सेट ऑफ डाला है, सेट ऑफ विद द अदर हेड्स ऑफ प्रॉपर्टी, वो 2 लाख पे लिमिट कर दिया है. अगर वो कैप थोड़ी सी इंक्रीज करी जाए तो दैट कैन गिव अ बिग ब्रीदर टू द real estate people, and yes, will keep the investors happy in terms of making more investment into the real estate. So let's see what happens, and we really look forward to what's going to happen on February 1. एग्जैक्टली, आई रियली होप कि पर्सनल टैक्स के मामले में लोगों को रिलीफ मिले, चाहे वो पेंशनर्स हों, चाहे वो सैलरीड एम्प्लॉयज़ हों. मिस्टर नितिन, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन बजट की बात CXO के साथ. Thank you. Pleasure is all mine. Thank you.